हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं बलवीर गुंडला, मेरा यूट्यूब चैनल बलवीर गुंडला ऑफिशियल की नियमित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय पर आपके पास पहुँचे। और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कक्षा कैसी लग रही है। धन्यवाद। प्रारंभिक लोहा युग, ऐतिहासिक युग की शुरुआत। धातुओं के प्रयोग के इतिहास में सबसे पहले लोहा, उसके बाद तांबा, उसके बाद कांसा आता है। भारत में लोहा धातु का प्रयोग सिर्फ तकनीकी परिवर्तन ही नहीं लाया बल्कि सांस्कृतिक परिवर्तन भी लाया, और इसकी उपयोगिता पारिस्थितिक कारणों से और अधिक बढ़ गई। जहां अधिक परिष्कृत औजारों की आवश्यकता थी ताकि उन जगहों का संपूर्ण सांस्कृतिक विकास हो सके। इन उपमहाद्वीप में लोह धातु ने धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से प्रागैतिहासिक काल को ऐतिहासिक काल में बदलने में महत्वपूर्ण एवं प्रभावी भूमिका निभाई। लोहा युगीन स्थल एवं संस्कृतियाँ। हमें लोहा धातु युगीन इतिहास की समीक्षा विभिन्न क्षेत्रीय विकास के क्रम में करनी है और इस विवाद से दूर रहना है कि भारत का लोहा तकनीकी विकास पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित था या नहीं। लोह धातु पर आधारित संस्कृति का कालक्रम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है, लेकिन यह 1000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के मध्य का है। लोहा संस्कृति निम्नलिखित क्षेत्रों में फैली। ऊपरी गंगा का दोआब तथा उसका समीपवर्ती क्षेत्र का इलाका, मालवा का पठार तथा ताप्ती नदी घाटी, दक्षिण तथा मध्य भारतीय महापाषाण युगीन क्षेत्र, बलूचिस्तान का मैदानी इलाका, मध्य तथा निम्न गंगा नदी घाटी, उत्तर पश्चिमी विशेषकर पेशावर क्षेत्र। अभी तक के प्राप्त प्रमाणों के अनुसार लोहा धातु का प्रयोग सबसे पहले ऊपर दिए गए प्रथम 3 स्थानों पर हुआ। ऊपरी गंगा घाटी तथा सिंधु गंगा घाटी विभाजन में लोह धातु सबसे पहले एक ऐसी संस्कृति से संबंधित है जिसे हम चित्रित दूसर मर्दभांड PGW कहते हैं, जो 800 ईसा पूर्व की है। इसका प्रयोग प्रारंभ के दिनों में काफ़ी कम था, किंतु 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक इसका प्रयोग काफ़ी बढ़ा और यह एक नई संस्कृति से जुड़ा जिसे उत्तरी काले पॉलिशदार मर्दभांड NBPW कहते हैं, और इसका प्रसार बढ़कर मध्य तथा निम्न गंगा घाटी तक पहुंचा, जिससे अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। मालवा क्षेत्र तथा ताप्ती नदी घाटी के कुछ स्थान पर जैसे नागदा, एरण तथा प्रकाश में लोह धातु पहले की ताम्र युगीन संस्कृति में परिवर्तन लाई। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र में लोहा का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व गंगा नदी घाटी की तुलना में थोड़ा पहले हुआ। इसी तरह संभवतः लोहा का प्रयोग दक्षिण भारत में कम से कम एक जगह हुआ है। उत्तरी कर्नाटक के हुल्लूर में लोहे का प्रयोग और नवपाषाण युगीन औजारों का प्रयोग 900 ईसा पूर्व साथ साथ पाया गया। अगर यह तिथि दक्षिण भारत के किसी अन्य लोहे युगीन स्थान से सभ्यता मेल नहीं रखती है तो यह बात स्पष्ट है कि महापाषाण युगीन सभ्यता के साथ लोहे का प्रयोग यहाँ हुआ था और यह एक निश्चित तौर पर नवपाषाण युगीन संस्कृति से भिन्न थी। लोहे का प्रभाव। ऊपर दिए गए क्षेत्रों में लोह धातु ने वहाँ की आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन किया और उनमें से एक है कृषि का विकसित रूप। गंगा नदी घाटी तथा मालवा क्षेत्र में लोहा धातु का प्रयोग से शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ और ब्राह्मण तथा बौद्ध ग्रंथों में एक ऐसे नगर क्षेत्रों का परिचय मिलता है जिसका विकास ईसा पूर्व की मध्य शताब्दी में हुआ था। ये नगर क्षेत्र इस प्रकार है छत्रपुर, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती तथा उज्जैन, जिसके प्राथमिक साक्ष्य यह बताते हैं कि ये लोहा व्यवस्था संस्कृति से जुड़े नगर केंद्र थे। गंगा नदी घाटी में बस्तियों के पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि वहाँ लोहा अवस्था संस्कृति अधिक उन्नत और विकसित थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से इनमें से कुछ बस्तियां नगरों का रूप लेने लगी, जो इस बात की परिचय है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात पहली बार कृषि उत्पादकता आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ी।
जिनमें इन शहरी क्षेत्रों के निर्माण तथा विस्तार में सहयोग किया। चांदी तथा तांबे के सिक्के का ज़्यादा संख्या में प्रयोग इस बात को दर्शाता है कि इस समय व्यापार और वाणिज्य विकसित अवस्था में पहुंच चुके थे। कुछ शहरी क्षेत्र तो बड़ी बड़ी राजनीतिक शक्तियों के केंद्र बन चुके थे, जहां पर विस्तृत रक्षा व्यवस्था निर्मित की गई थी। इस तरह एक राजनीतिक व्यवस्था एक निश्चित क्षेत्र पर बनाई जाने लगी। यद्यपि शहरीकरण का प्रमाण दक्षिण भारत में बाद की शताब्दियों में भी नहीं मिलता है, लेकिन दक्षिणी भारतीय सामाजिक संस्थान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य महापाषाणयुगीन अवस्था में मिलते हैं, जो प्रारंभ के ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। कम से कम यह तो स्पष्ट है कि ऐसी तथ्य दूर दक्षिण के संगम साहित्य में समाहित है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को आप देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, तो आपको इससे पढ़ाई के अंदर बहुत सा लाभ होगा। और ये पूरा वीडियो आपको MP3 में देखने को मिल रहा है, एकदम स्पष्ट आवाज़ के अंदर, और पूरा सिलेबस का कोडिंग आपको एकदम व्यवस्थित तरीके से समझाया जाएगा, बताया जाएगा, जिसका आप आने वाले एग्ज़ाम में सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, और जिसमें आपको समय समय पर सभी प्रकार की वीडियो आपको उपलब्ध होती रहेगी। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।